नमस्कार। जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? गांधी जी, चरखा, अहिंसा, सत्याग्रह, है ना? लेकिन क्या आज़ादी की कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और कहानी भी है जो बंदूक की नोक और बेमिसाल हिम्मत से लिखी गई थी। तो आज हम उन्हीं गुमनाम नायकों, भारत के क्रांतिकारियों की दुनिया में चलेंगे जिन्होंने आज़ादी का एक अलग मतलब समझा और उसके लिए एक अलग रास्ता चुना। तो सवाल यही है कि जब एक तरफ अहिंसा का रास्ता था तो उसके साथ साथ एक सशस्त्र क्रांति की चिंगारी क्यों भड़की? आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के नौजवानों ने कलम छोड़कर बंदूक उठाने का फैसला कर लिया? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये क्रांतिकारी आंदोलन कोई एक दो दिन की घटना नहीं थी। नहीं, ये तो 19वीं और 20वीं सदी में चल रही आज़ादी की लड़ाई की मुख्य धारा के साथ साथ बहने वाली एक और शक्तिशाली नदी थी। और इनका हथियार वो था सशस्त्र प्रतिरोध। हर आंदोलन के पीछे एक सोच होती है, एक मकसद होता है। तो इन क्रांतिकारियों का असली उद्देश्य क्या था और कौन से वो संगठन थे जो इस क्रांति की मशाल को लेकर आगे बढ़ रहे थे? आइए देखते हैं कि कैसे इन विचारों ने एक्शन का रूप लिया। इनके मकसद, इनके ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला और सबसे जरूरी, अंग्रेजों के जुल्म का जवाब हथियार से देना। उनका फलसफा ये नहीं था कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो। नहीं, दूसरा, देश के युवाओं को जगाना, उन्हें देशभक्ति के लिए एक झंडे के नीचे लाना। और तीसरा, ब्रिटिश शासन की नींव पर ऐसी चोट करना कि ये पूरा साम्राज्य हिल जाए। अब बात करते हैं संगठनों की। तो इस क्रांति की नींव रखने वालों में से एक था अभिनव भारत। इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल का एक तरह से पहला ब्लूप्रिंट था। फिर आती है गबर पार्टी, और इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में थीं। लाला हरदयाल ने इसे बनाया था और इनका मिशन एक ही था, भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर आता है वो नाम जिसे शायद हम सब जानते हैं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये नाम ही अपने आप में काफी हैं। इस संगठन ने सिर्फ आग नहीं लगाई बल्कि क्रांति को एक नई सोच, एक नई इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन दी। और इसका असर वो हम आगे देखने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, हम बात करने वाले हैं उन ऐतिहासिक घटनाओं की, उन डेयरिंग एक्शंस की जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सचमुच हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं थी, ये आज़ादी की लड़ाई के सबसे साहसी पन्ने थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1925 काकोरी, एक चलती ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया जाता है। सोचिए जरा। फिर 1928 सैंडर्स का असैसिनेशन, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया। 1929 सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब, पर किसी को मारने के लिए नहीं। और फिर 1930 सूर्या सेन और उनके साथी पूरा का पूरा चटगांव शस्त्रागार ही कब्जे में ले लेते हैं। मतलब हर एक घटना पहले से ज्यादा डेयरिंग, पहले से ज्यादा बोल्ड थी। और वो जो सेंट्रल असेंबली वाला बम था ना, उसके पीछे की सोच इस एक लाइन में सब कुछ बयां कर देती है। भगत सिंह का मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं, मकसद था एक ऐसा धमाका करना जिसकी गूंज सीधी लंदन में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचे, ये बताने के लिए कि भारत की आवाज को अब और अनसुना नहीं किया जा सकता। और यहीं से निकला वो नारा जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने जब इस नारे को आवाज दी तो ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम का एक मंत्र बन गया। ये उस क्रांति की आग का प्रतीक था जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही थी। लेकिन इन सब कुर्बानियों का, इन सारे संघर्षों का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या इन क्रांतिकारियों का बलिदान बस यूं ही चला गया? चलिए अब इस आंदोलन के असर और इसकी लेगेसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका असर बहुत गहरा था और इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला तो ये कि इन कुर्बानियों ने आम लोगों के दिलों में देशभक्ति की एक ऐसी चिंगारी जला दी जो पहले कभी नहीं थी।
दूसरा, ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बना। उन्हें समझ आ गया कि अब बात सिर्फ अर्जियों की नहीं है, उन्हें बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। और तीसरा, इसने आज़ादी की पूरी लड़ाई में एक नई जान फूंक दी, ये साबित करके कि आज़ादी सिर्फ मांगने से नहीं, छीनने से भी मिल सकती है। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो क्या हम इन क्रांतिकारियों के योगदान को वो जगह देते हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या हमारी किताबों ने, हमारी कहानियों ने उनके साथ पूरा न्याय किया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।